हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक 3 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो कि आप सबने वो 3 क्लासेस देख ली होंगी। और अगर आपने देख ली हैं देन आपको उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर के साथ साथ। इसके जो टॉप एमसीक्यूज होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वो सब इस क्लास के अंदर मैं इंक्लूड करेंगे। एंड आई होप कि इसके बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। जो आपको करवाया जा रहा है, अगर आप इतना कर लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। और आपको मैं बता दूं, जितने भी एग्जाम 2020 से हुए हैं जेके एसएससी में, उन सब में यहाँ भी हमने साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके जो मैंने पढ़ाई है, उसमें से लगभग 90% से ज्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और एज इट इज नोट से आए थे। आप लास्ट ईयर फाइनेंस का पेपर देखेंगे तो वहां पे भी हमारे 10 में से 9 क्वेश्चन साइंस में सीधे सीधे आए हुए थे। इकोनॉमिक्स में 8 से ज्यादा क्वेश्चन थे, 10 में से 8-9 क्वेश्चन ये भी पूरे एग्जैक्टली थे। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है और कम भी कुछ नहीं है, तो सीधा एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे। तो इससे बेस्ट आपको साइंस जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल नहीं मिलेगी, इस चीज की हम गारंटी दे रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि एमसीक्यू से आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल जो नहीं है, इट मीन्स कि वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल कौन कौन सी होती है। नॉन कन्वेंशनल वो होती है जो रिन्यूएबल होती है और कन्वेंशनल वो होती है जो नॉन रिन्यूएबल होती है। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और जो कन्वेंशनल उसको हम जल्दी नहीं बना सकते। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया था। इसमें अगर आप आंसर की बात करें तो जो बायोगैस हम बना सकते हैं, उसको न्यूक्लियर एनर्जी को जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं, इसमें बनाने में टाइम नहीं लगता है, काउडंग बन जाता है। लेकिन अगर आपको कोल बनाना है, पेट्रोलियम वगैरह, उसको बनाने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए ये कौन सा है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसने यही पूछा था जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा कि क्या पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है सन का। सन के ऊपर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सन की एनर्जी तो आप तक आती है, वो किसकी वजह से आती है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से आती है। किसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूज़न। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो दोनों वर्ड में फ़र्क होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जब दो न्यूक्लियस मिलके न्यूट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं एनर्जी ऐसे। तो इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है किसके अंदर, उसकी लाइट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर, उसमें जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर होते हैं वो हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं, मिल मिल के आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जो आपकी सन की एनर्जी का सोर्स है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कौन सी एनर्जी है जो नेचर में फ्रीली आपको मिल जाती है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या एलपीजी फ्री में मिल रही है। तो एलपीजी अगर फ्रीली मिल जाए तो क्या ज़रूरत है 800-900 देने की, सिलेंडर भरने की। तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, सनलाइट, क्या इसके लिए पैसा दे रहे हो किसी को। सनलाइट बिल्कुल नहीं दे रहे। तो यही तो है जो नेचर में फ्रीली है। बाकी वाटर गैस बनानी है तो उसके लिए भी आपको सोर्स की ज़रूरत है। विंड एनर्जी के लिए सोर्स की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी वो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस सोलर वाटर हीटर कैनॉट बी यूज गेट हॉट वाटर ऑन। जो सोलर वाटर कुकर, मैंने आपको सोलर हीटर और सोलर उसके बारे में बताया था, सोलर सेल के बारे में। सोलर हीटर क्या होता है, जो सनलाइट में जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, उसमें हीट, जो सनलाइट में हीट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, इंफ्रारेड रेज की वजह से। तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उससे हम लोग एज आ वाटर को गर्म करने के लिए सोलर हीटर यूज़ करते हैं। तो उसमें उसके लिए मतलब बोल रहे हैं कि वो किस कंडीशन के अंदर वो काम नहीं करता, हम नहीं प्राप्त कर सकते। डेट इज़ कॉल्ड क्लाउडी डे। और ये मैंने आपको लिमिटेशन बताए भी थे सोलर एनर्जी के, क्योंकि क्लाउडी डे पे सोलर सेल और सोलर हीटर काम नहीं करता। जब धूप ही नहीं होगी तो कैसे काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउडंग। तो काउडंग से जब आप बायोगैस बनाते हो, तो मैंने पूरा इसका प्लांट समझाया था कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इसमें बेसिकली आपको पानी चाहिए होता है, क्योंकि बीच में आप पानी मिलाते हो जो भी
काउडंग केक होता है, जो भी कचरा वगैरह होता है, उससे आप लोग क्या करते हो, बायोगैस बनाते हो, और ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होती है। मैंने आपको इसका प्लांट भी समझा दिया था। चलिए, और है कि एजेंट विच डिकम्पोजेज एनिमल डंग इनटू बायोगैसेज, जो बीच में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काउडंग केक को क्या करती है, डिकम्पोज करती हैं, मतलब उसको बीच में ख़त्म करती हैं, उसको काट देती हैं। तो वो कैसे करती हैं, वो एजेंट क्या होते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो एनारोबिक होते हैं, जो मतलब जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं, और अभी फ़िलहाल 499 हम आपको 3 कोर्सेज दे रहे हैं, उसका स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपको MCQ सीरीज दे रहे हैं, MCQ के PDF दे रहे हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, जूम पे लाइव डाउट आपके साथ बात करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर एक बच्चा कहीं से भी पढ़ा हो, एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े और उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाए। क्योंकि हमने कंटेंट जो दिया था, पहले दिन ही बोला था कि हम चैलेंज देते हैं, JNK में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, और लास्ट में जब भी बात आएगी वो कंटेंट की ही आएगी, और हम अपने कंटेंट पे भरोसा करते हैं। ठीक है, वो कंटेंट ही आपको रिजल्ट देता है, कंटेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। चलिए, काइंड ऑफ मिरर बेस्ट सूटेड फॉर यूज़ इन सोलर कुकर, तो सोलर कुकर के लिए कौन सा मिरर ठीक है सूटेबल होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सूटेड कौन सा है, तो आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव का काम देखिए क्या होता है, कॉनकेव का काम क्या होता है, लाइट को क्या करना, कन्वर्ज करना, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और लाइट में इसका कॉन्सेप्ट है कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ऐसी कोई भी चीज़ जो लाइट को कन्वर्ज करे, लाइट को इकट्ठा करे, वो किसका एग्जाम्पल है, वो कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं, बताइए जो टॉर्च की लाइट होती है उसके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो उसके अंदर कॉनकेव होता है। क्यों, क्योंकि टॉर्च की लाइट एक जगह इकट्ठी होती है, अगर दीवार पे सामने करोगे टॉर्च तो दीवार पे लाइट जाएगी, आपके साइड पे नहीं जाएगी, उसमें कॉनकेव यूज़ होता है। आपको बोले गाड़ी की जो हेडलाइट है कौन सा मिरर यूज़ होता है, आंसर होगा कॉनकेव। क्यों, क्योंकि उसमें भी लाइट एक जगह फोकस होता है सड़क के ऊपर। जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो आंसर होगा सर उसके कन्वेक्स, क्योंकि उसकी लाइट एक जगह फोकस होती है, हर जगह फैल जाती है। तो जो लाइट को इकट्ठा करे वो कॉनकेव, जो लाइट को डाइवर्स करे वो कन्वेक्स। तो जो सोलर हीटर में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि ये सोलर लाइट को लेके उसकी जो हीट, जो उसमें रेडिएशन होती है, उसको एक जगह इकट्ठा करके मारता है, जिसकी वजह से आपका जो भी बर्तन बीच में रखा होता है उसको उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा भी, आगे देखिए। What is added to LPG to detect leakage, तो LPG में क्या ऐड किया जाता है जिससे हमें पता चल जाए कि LPG गैस लीकेज हो रहा है। मतलब अगर इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए ना, इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए, अगर इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि LPG गैस लीक हो चुकी है, क्योंकि उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। जो आपको स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन यूज़ किया जाता है, ये वाला केमिकल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है। ठीक है, बाकी LPG गैस प्योरेस्ट गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज़ तो अभी मैंने ऊपर ही आपके साथ एक्सप्लेन किया है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, जब स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर लार्जेस्ट हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोलर एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, सोलर एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलेशन ऑफ ग्लोबल एयर मासेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशियन करंट्स और ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, और मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट आ जाए तो ऑल ऑफ दीज आंसर लगा के आना। ठीक है, 90% आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। इन वट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन, तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होती है ना रेडिएशन मेथड से, तो इसमें मैंने पहले भी ऊपर भी एक्सप्लेन किया, देखो पढ़ाया आपको बेसिक में सब कुछ है, साथ साथ मैं अभी भी बता रहा हूँ, तो भी चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आपको चीज़ों का एप्लीकेशन आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपने क्या पढ़ा उसमें से आप कितनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, डैट इज़ द पॉइंट। अगर आप पढ़ के भी चीज़ों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रही क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होगा।
इसलिए हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसकी एप्लीकेशन पे काम करो, तभी तो आपको इतने एमसीक्यूज़ हम खुद करवा रहे हैं। लास्ट 10 साल 15 साल के एमसीक्यूज़ कलेक्ट करना, नए एमसीक्यूज़ बनाना, जितने भी सेंटर और स्टेट जेकेएसएस में क्वेश्चन हैं उन सबको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखो इतने एमसीक्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने बता भी दिया था जो हीट की वजह से होता है वो क्या होता है, सन में इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इसका आंसर भी यही है, ठीक है। चलिए, द डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज यूज फॉर, तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी किसके लिए यूज़ की जाती है? सोलर वाटर हीटर के लिए, सोलर ड्राइंग के लिए, सोलर डिस्टिलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी आपको पता ऑल ऑफ अबव ही होगा क्योंकि सबके लिए यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पर यूनिट टाइम रिसीव्ड ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेरिक परपेंडिकुलर टू द रेडिएशन डायरेक्शन एट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नोन एज। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि पर यूनिट कितने एरिया पे कितनी लाइट इकट्ठी की, कितनी एनर्जी बनी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये एक सोलर कांस्टेंट है जो आपको फिक्स हो जाता है कि इतनी एनर्जी हर इतने एरिया में इतने टाइम में प्रोड्यूस होगी, इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अ हाइड्रो पावर प्लांट, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल होता है? हाइड्रो मतलब पानी से बनने वाली एनर्जी। तो उसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, क्योंकि जो पानी को आप स्टोर करते हो और वो पानी जब चलता है उससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो बनती है हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। तो पानी से बनने वाली आपको याद रखना है टाइडल, जो आपका टाइडल एनर्जी थी वो भी तो ऐसे बन रही थी, जो पानी एक साइड इकट्ठा होता जब वेव खत्म होती थी उस पानी का वापस जाने से जो टरबाइन घूमते थे उससे टाइडल एनर्जी बनती थी, ठीक है। चलिए, टाइडल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए, द पार्ट ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर क्या होता है, जब आप एक कुकर आता है जिसको आप धूप में रख दो वो आपका खाना बना देगा। तो वो क्या इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो सोलर हीटर पे काम करता है, जो लाइट को लेता है, उसमें कॉन्केव मिरर लगा होता है, वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, बीच में ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो वो आपको कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। आपको कोई भी कलर दिख रहा है, आपको कोई चीज़ ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि जिस जगह को आप देख रहे हो वो ग्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि वहाँ से जो लाइट पड़ रही थी, वाइट लाइट के अंदर 7 लाइट होती हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई सिर्फ ग्रीन, बाकी सारी अब्जॉर्ब होगी और वो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक आएगी, तभी आप वो कलर देख पाओगे। समझ आई? अगर आपको ब्लैक दिख रहा है इट मीन्स कि उसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जितनी लाइट पड़ रही सारी अब्जॉर्ब हो रही है। सो डैट यहाँ पे भी जो पोर्ट के आगे पीछे ब्लैक कर दिया जाता है क्योंकि वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा सारी और जिससे हीट ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है वो कौन सा होता है? वो प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर क्या ही कारण बनेगा, उसका तो काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ लाइट को इकट्ठा कर रहा है। ग्रीन शीट कवर, ठीक है, सॉरी ग्लास स्क्रीन कवर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। जो ग्लास स्क्रीन कवर होती है, जो ग्लास का शीट कवर होता है वही इसका कारण होता है, ठीक है। चलिए, बाकी अंदर काला कर दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कंडीशन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सोलर सेल किसका बना होता है? तो मैंने पूरा बताया था ना, उसका स्ट्रक्चर बताया था कैसे बना होता है। तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर का बना होता है। और सेमीकंडक्टर भी इसमें कौन कौन से होते हैं? एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 सेमीकंडक्टर नाम याद रखना, यही एग्जाम्पल पूछी जाती है, ठीक है। और कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है मैंने बताया था आपको। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। द रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट विच मेक अ सोलर कुकर वर्क हार्ड। तो कौन सी रेडिएशन होती है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा आपके साथ, कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द बेस मटेरियल यूज टू मैग्नीफाइड सोलर सेल आर। तो बेस मटेरियल कौन सा होता है? अभी ऊपर मैंने डिस्कस करा, देखो सिलिकॉन आपको अभी बताया, सेमीकंडक्टर यूज होता है। जर्मेनियम मैंने आपको बता दिया। और अब 1-2 ऑप्शन बच गया, 2 तो आपको पता थे, अब तीसरा नहीं पता, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कैडमियम सल्फेट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टिपिकल सोलर सेल होता है, एक सेल जो होता है, क्योंकि आपका सोलर सेल अलग अलग सेल से मिलकर सोलर पैनल बनता है, तो एक सेल कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है? तो आंसर होगा 0.5 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट, ठीक है। अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है तो भी आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस अगर एमसीक्यू भी करते हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। 10 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये आपका,
ठीक है, साइंस की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मल एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, इसमें कौन सी थर्मल एप्लीकेशन है? थर्मल क्या होता है, जिससे थर्मल का मतलब मैंने बताया था आपको, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। और फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट किसके लिए होता है, वो सोलर सेल के, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। और ये थर्मल मतलब यहाँ से आप हीट प्रोड्यूस करवाते हो, हीट। तो हीट आपका सोलर कुकर इसी का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सोलर डिस्टिलेशन प्लस सोलर कलेक्टर, तो ये सारे इसी एग्जाम्पल है। तो सोलर सेल इसका एग्जाम्पल नहीं है। सोलर सेल बेसिकली सोलर पैनल इससे बनाते हैं। सोलर सेल जो फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट का एग्जाम्पल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंस बिटवीन वाटर हाइट एट अ हाई टाइड एंड वाटर हाई एट अ लो टाइड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैंने बताया था, इसको टाइडल रेंज बोलते हैं। ठीक है, टाइडल क्लास में स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइड्स क्यों जनरेट होती हैं, तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था, क्योंकि अर्थ और मून के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से। इसका आंसर भी है सी। ठीक है, जो पानी से बनाते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ ए एंड बी, या आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी को स्टोर करते हैं, वो जब वापस जाता है तब आप एनर्जी बनाते हो। चलिए, द मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम इज, मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम का क्या है? ठीक है, इसको मीथेन कर लेना, इसको कर लेना मीथेन। ठीक है, मीथेन, इथेन, उसके बाद है बुटेन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बुटेन। याद करना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बुटेन। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम क्या है? बुटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी था। चलिए, द नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो नेचुरल गैस है उसमें क्या होता है? उसमें मीथेन होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेचुरल गैस में मीथेन होती है, और जो अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस करा कि आपकी पेट्रोलियम में क्या होता है, तो उसमें बुटेन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 26, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स, जो अल्टीमेट सोर्स क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, कौन सी एनर्जी का सोर्स होता है आपको बताना है। तो आंसर में बी सन। क्या होगा? सन, क्योंकि सन हर एक एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल कौन सी होती है जिसको हम जल्दी जल्दी बना सके? तो पेट्रोल तो इसका कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। नेचुरल गैस, बायोगैस या कैरोसिन, तो कैरोसिन भी इसका आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका आंसर होगा बायोगैस, क्योंकि बायोगैस को हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें कौन सी नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। तो लकड़ी बन जाती है जल्दी, 8-10 साल में लकड़ी तैयार हो जाती है। विंड एनर्जी लगातार बनती रहती है। हाइड्रोजन या नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको हम लोग जल्दी नहीं बना सकते। ठीक है, इसको हम जल्दी नहीं बना सकते। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड नेसेसरी फॉर द सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ विंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको बताया था ना कितनी स्पीड चाहिए कम से कम विंड की। तो इसका आंसर मैंने पहली ही क्लास में इसका डिस्कस किया था, जब आपको विंड एनर्जी पढ़ा रहा था, कि 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड कम से कम विंड की होनी चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द सोलर कुकर डज नॉट कुक फूड इफ़ द सोलर कुकर इज नॉट प्लेस्ड इन शेड, द ग्लास शीट कवर ऑफ सोलर कुकर इज क्लोज्ड, अ सनी डे, नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली अगर आप ग्लास शीट कवर को क्लोज कर दोगे तो कैसे वो हीट को जनरेट करेगा, कैसे वो हीट को कलेक्ट करके आगे आपको प्रोड्यूस करेगा? तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, ये ना कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या होती है सोलर एनर्जी, क्या होती है टाइडल एनर्जी, तो आप क्वेश्चन को खुद बना सकते हो। कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ही नहीं है। जो मैंने बेसिक पढ़ाया था वही मोर देन सफिशिएंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, इसमें से कौन सा बायोमास का एनर्जी सोर्स नहीं है? तो इसका आंसर देखो, लकड़ी तो चाहिए आपको पता है, जितना भी कचरा लकड़ी वगैरह हम डाल के उसमें पानी डाल के बायोमास बनाते हैं। बायोगैस बिल्कुल चाहिए। ठीक है, हाँ, एटॉमिक एनर्जी का कोई लेना देना इसमें नहीं होता।
ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का कोई भी लेना देना नहीं होता। बायोगैस, बायोमास, मैंने ये कंसेप्ट भी आपको पढ़ाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो मेजर कंपोनेंट क्या है, तो जस्ट ऊपर हमने डिस्कस भी करा था, मीथेन। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसमें कौन सी नॉट रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब मुझे कौन सी चाहिए, नॉन रिन्यूएबल चाहिए, जिसको हम जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। चलिए कौन सी है, कॉमन सी क्वेश्चन है। तो सोलर सेल जल्दी जल्दी बना सकते हैं, ये तो रिन्यूएबल है। विंड मिल, विंड तो चलती रहती है, बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, और जैसे मैंने ऑप्शन देखा टाइडल एनर्जी, तो टाइडल भी बन जाती है, पानी तो लगातार चलता रहता है, तो आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी हम जल्दी नहीं बना सकते, यही है आपकी नॉट रिन्यूएबल। ठीक है, चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इन अ बायोगैस प्लांट। चलिए, इसमें कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको भी पता है इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंट में आपके एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एनारोबिक जो, ठीक है, एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, एनारोबिक आपको पता होना चाहिए, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो वाली चीज़ें जो बिना ऑक्सीजन के सांस लेती हैं। चलिए, मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल इन प्रोपोर्शनल टू। तो मैक्सिमम विंड एनर्जी किसके प्रोपोर्शन में काम करती है, मतलब क्या ज़्यादा कम होगा कि आपकी वो बनेगी विंड एनर्जी। तो इसके लिए देखो, एयर डेंसिटी का होना ज़रूरी है, एयर की मात्रा कितनी बिल्कुल होना ज़रूरी है। क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, तो बिल्कुल विंड वेलोसिटी का क्यूब क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आ जाएगा बहुत, दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए, मैंने विंड एनर्जी भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। विंड एनर्जी का ड्रॉबैक कौन सा है, इसकी कमी क्या है। देखिए कमी क्या है, अनरिलायबिलिटी एंड नॉन स्टेडीनेस, मतलब ये इस पर हम लगातार भरोसा नहीं कर सकते, ये एक जगह कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि विंड कम ज़्यादा चलती रहती है, इसलिए एक जगह कांस्टेंट नहीं होती। अब देखो, ये ऑप्शन में मुझे डाउट है कि क्या वो इफ़ेक्ट करेगी वाइल्ड लाइफ में। चलो फिलहाल मुझे पता है कि जब करेगी नहीं पता, मैं आगे बढ़ा। नेक्स्ट मैंने देखा कि आउटपुट जो है, आउटपुट है, तो इस ऑप्शन को मैंने जैसे ही देखा, आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएशन, मैंने बताया था ना ये फ्लक्चुएशन करता रहता है, क्योंकि हवा कम ज़्यादा होने से कम ज़्यादा वोल्टेज देता है। तो दो ऑप्शन तो मेरे सही हो गए, तीसरा मुझे नहीं पता था, तो भी मेरा आंसर कितना आ गया, ऑल ऑफ द अबव मेरा आंसर आ गया, क्योंकि दो ऑप्शन का कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, चलिए, विच टाइप ऑफ जनरेटर इज एम्प्लॉयड इन द विंड पावर प्लांट। तो आपको पता है कि जो आपके टरबाइन घूमती हैं, तो टरबाइन के अंदर पीछे क्या कनेक्ट किया जाता है, जनरेटर, जिसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर। आपकी इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, इंडक्शन जनरेटर से। चलिए, विच एनर्जी अकाउंट फॉर लार्जेस्ट शेयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी बास्केट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो कौन सी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर है, हाइडल है या सोलर है। तो इसका आंसर है हाइडल। ठीक है, हाइडल एनर्जी इसका आंसर है। चलिए, बीम रेडिएशन इज मेजर्ड विद, जो बीम रेडिएशन होते हैं, जो हीट वगैरह आती है, उसको किससे मेजर करते हैं। तो आपके सामने आंसर आ चुका है, तो आंसर है पायर हेलियोमीटर। तो यहाँ पे वर्ड P/R पायर लग जाए, इसका मतलब होता है हीट से, आग से, और रेडिएशन भी मतलब बात हो रही है हीट की, रेडिएशन जो इंफ्रारेड रेज आती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेज आती हैं। आगे देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया है, विच इज़ एडेड टू LPG टू डिटेक्ट लीकेज, तो ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, इथाइल मरकैप्टन। आगे देखिए, स्पीड ऑफ विंड इज़ मेजर्ड इन, तो किस में मेजर की जाती है, तो इसका आंसर है एनीमोमीटर। तो आई होप आपने आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से एक आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। सो अब हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा देखेगा उतना हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा कंटेंट ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।